अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम WBC के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह आप अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं, आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ WBC। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे डिफेंस में काम करते हैं। अब यहाँ पर जानने की बात यह है कि जनरली हम WBC के साथ डिफेंस का नाम यूज़ कर लेते हैं, बट हमने 5 टाइप ऑफ सेल्स पढ़े हैं। ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट में 3 और 2 टाइप रिस्पेक्टिवली। तो ये पांचों सेल्स अपने अपने अंदाज में डिफेंस करते हैं। ये एक दूसरे से मुख्तलिफ और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। These cells protect the body from invading organisms or foreign bodies either by destroying or inactivating them. या तो ये फॉरेन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस तरह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैक्रोफेजेस यानी बैक्टीरिया को खा जाने वाले सेल्स। तो बाज इस तरह काम करते हैं और बाज डिस्ट्रॉय करते हैं बाहर से आने वाले सेल्स को। तो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, कैसे सेल्स हैं। अलॉन्ग विद मोनोसाइट द न्यूट्रोफिल्स प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मोनोसाइट के साथ मिलकर ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। अब कोई बताएगा मुझे इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया वगैरह का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये फ्री होते हैं, ये हमारे ब्लड वेसल से निकलकर टिश्यू में आ जा सकते हैं, घूम रहे होते हैं पूरी बॉडी में फ्रीली, हर जगह पहुंच जाते हैं। और कहते हैं कि पार्टिकुलरली नो पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्पेयर्ड विद दीज ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये हर जगह मौजूद होते हैं। अब ये मौजूद तो होते हैं, पर ये करते क्या हैं? तो इसमें कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वहाँ पर और इसके साइटोप्लाज्म में कुछ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो ये रिलीज करता है। और ये सब्सटेंसेस एंजाइम लाइक सब्सटेंसेस है, जिस तरह प्रोटीएजेस, माइलोपेरोक्सीडेजेस और इलास्टेजेस। एक मिनट मैं इसको हटा दूं। और मेटालोप्रोटीनेजेस, ये तमाम जो है एंजाइम्स हैं और ये तमाम मिलकर these enzymes destroy the microorganism। ये तमाम मिलकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूं कह ले डाइजेस्ट कर देती हैं, टोटे टोटे कर देती हैं। उसकी साइटोप्लाज्म को टोटे टोटे, ये उसके सेल मेम्ब्रेन को टोटे टोटे कर देती हैं और इस तरह ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। The granules also contain antibody-like peptidase called cathelicidins and defensins, which are antibacterial peptides. ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं एंड एक्टिव होते हैं किसके खिलाफ? बैक्टीरिया और फंजाई के खिलाफ। ये दोनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ गेट इंटर इनटू आवर बॉडी इट डिस्ट्रॉय। ये प्रोटीन बाय नेचर होते हैं। ये लास्ट जो सब्सटेंसेस मैंने बताया, ऑल दिस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द granules and cell membrane make the neutrophil a powerful and effective killer machine। ये तमाम मिलकर, यानी कौन तमाम मिलकर? ये डिफेंसिन और कैथेलिसिडीन्स और प्रोटीएज, माइलोपेरोक्सीडेज, इलास्टेज, मेटालोप्रोटीनेज, ये तमाम मिलकर हमारे इस सेल को एक अच्छी खासी किलर मशीन बना देते हैं और ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और फंजाई को मारते हैं और ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। न्यूट्रोफिल जो है ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF को भी रिलीज करता है। अब प्लेटलेट अगर आप जानते हो तो ये हमारे जिसे कहते हैं ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो जब ये एक्टिवेट होते हैं प्लेटलेट्स, तो
ये हमारी कोगुलेशन में काम करते हैं। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। विच इज़ अ cytokine, it accelerates the aggregation of platelets during injury to the blood vessel, resulting in preventing of excess loss of blood. अब ये जो फैक्टर है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये एक साइटोकिन है। अब साइटोकिन्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन इन नेचर सब्सटेंसेस है और ये इंट्रासेलुलर जो इनकी कम्युनिकेशन है ये बेहतर करते हैं। साइटोकिन्स काफ़ी टाइप के हैं और हर एक अपने अपने जिसे कहते हैं इफेक्टर सेल पे काम करके उसको एक्टिवेट करता है। देन दे डू द फंक्शन। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो है प्लेटलेट्स एक्टिवेशन का। अब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए, आगे हम जाके ब्लड कोगुलेशन पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि प्लेटलेट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये एक एक्टिवेटिंग जिसे कहते हैं कोगुलेशन फैक्टर है। और अब कोगुलेशन का क्या रोल है? इन केस ऑफ एनी इंजरी ब्लड लॉस जो है वो बंद हो जाता है। अब ब्लड लॉस बंद करना ज़रूरी है, अदरवाइज हम ब्लड से खाली और मर सकते हैं। अगली चीज़ है इयोसाइनोफिल्स। इयोसाइनोफिल्स भी इम्पोर्टेंट है डिफेंस में और ये इसका मेन रोल जो होता है वो पैरासाइट्स के खिलाफ है। तो ये पैरासाइट्स के खिलाफ काम करते हैं ड्यूरिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासाइट्स, अब मैं आपको क्या बताऊं, कीड़े जो बॉडी में हो जाते हैं जीआईटी में, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इयोसाइनोफिल्स विच मूव टुवर्ड्स द टिश्यू अफेक्टेड बाय पैरासाइट्स। जब भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है बहुत सारे इयोसाइनोफिल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम इयोसाइनोफिल काउंट ज़्यादा हो तो हम इवन ये भी कह सकते हैं कि पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, तो इसकी तादाद बढ़ जाती है। और इयोसाइनोफिल काउंट इंक्रीज आल्सो ड्यूरिंग एलर्जिक डिजीज लाइक अस्थमा वगैरह में भी इयोसाइनोफिल की काउंट बढ़ जाती है। इयोसाइनोफिल्स आर नाइदर मार्कली मोटाइल नॉर फेगोसाइटिक। इससे पहले वाले जो सेल हमने पढ़े वो बहुत मोटाइल थे और वो फेगोसाइटोसिस भी करते थे, बट यहाँ पर ये सेल्स ना तो मोटाइल हैं ना फेगोसाइटिक हैं। लाइक न्यूट्रोफिल सम ऑफ द पैरासाइट्स आर लार्ज इन साइज। अच्छा, ये लाइक वाला जो है ये इस सेंटेंस के साथ है, आप इसको पैरासाइट के साथ ना पढ़ लें। सम ऑफ द पैरासाइट्स आर लार्ज। अब बाज़ पैरासाइट बड़े होते हैं जिसको इनगल्फ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फिर उसके साथ क्या होता है? स्टिल इयोसाइनोफिल अटैक देम बाय सम स्पेशल टाइप ऑफ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इसके पास जो इनके ग्रेन्यूल्स में होते हैं। When released over the invading parasite from the granules, these substances become lethal and destroy parasites. ये बहुत lethal हो जाते हैं और पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। The lethal substances present in the granules of eosinophils and released at the time of exposure. जैसे ये पैरासाइट के साथ इनका आमना सामना होता है, ये सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। तो जो सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं उनके नाम जान लीजिए। इयोसाइनोफिल पेरोक्सीडेज, ये हेलमिंथ। अब हेलमिंथ आप कोई जानता है आप में से? हेलमिंथ पैरासिटिक वर्म का नाम है, ये उस पर काम करते हैं। अगला सब्सटेंस है मेजर बेसिक प्रोटीन। ये भी हेलमिंथ पर काम करता है, बट काम कैसे करता है? इट डिस्ट्रॉय द पैरासाइट वर्म बाय काजिंग डिस्टेंशन। इसको हम कहते हैं बलूनिंग। ये उसको फुला देता है जो उस पैरासाइट को उसकी साइट ऑफ अटैचमेंट से डिटैच करता है, ठीक है। और जो उसकी स्किन होती है वो बलून लाइक हो जाती है और वो अपनी साइट ऑफ अटैचमेंट से डिटैच हो जाता है और जीआईटी में आगे जाके बाहर निकल जाता है। अगली चीज़ है इयोसाइनोफिल केटाइनिक प्रोटीन। ये क्या है? मेजर डिस्ट्रॉय और हेलमिंथ्स है। तो यहाँ तीनों पे अगर आप देखें तो हेलमिंथ्स की बात हो रही है, ये तीनों ही हेलमिंथ्स पे काम करते हैं। अब बेसोफिल की बात करते हैं। बेसोफिल में है, ऑफ कोर्स सबके साथ हम लिखते हैं टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन दिस और डिफेंस। तो यहाँ पर हम कहेंगे इन हीलिंग प्रोसेस।
तो बेसोफिल हीलिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा काम करते हैं। देयर नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस, अगर हमें कोई चोट लगी है और उसकी हीलिंग हमारी बॉडी में चल रही है तो बेसोफिल की तादाद हमारी बॉडी में बढ़ गई होगी। बेसोफिल आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जी एंड एक्यूट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ये एलर्जी में और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो होते हैं एलर्जी को ही कहते हैं, उसमें अपना रोल प्ले करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर फॉर IgE। ये IgE जो है ये एक एंटी बॉडी है जो हमारा बॉडी बनाता है, और इसके लिए रिसेप्टर हमारे इन सेल्स बेसोफिल्स पर मौजूद होते हैं, बेसोफिल की मेम्ब्रेन पर। अब बेसोफिल रिलीज क्या करते हैं? पहली चीज जो ये रिलीज करते हैं वो है हेपरिन। ये एक एंटीकोगुलेंट है। अब ये एंटीकोगुलेंट, इससे पहले वाले में हमने कोगुलेशन का पढ़ा, प्लेटलेट्स जो है कोगुलेशन में रोल प्ले कर रहे थे। तो एंटीकोगुलेंट हमारे जिस्म में कंटिन्यूसली सिक्रीट हो रहे होते हैं ताकि ब्लड कहीं खुद ही कोगुलेट कर ना जाए, ब्लड कहीं खुद ही वेसल्स में कोगुलेट ना करे, तो हेपरिन जैसे सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं। ये एक एंटीकोगुलेंट है। ये ब्लड विस्कोसिटी भी इससे एक खास जगह मेंटेन रहती है। दूसरा जो सब्सटेंस रिलीज होता है वो है हिस्टामीन। हिस्टामीन एक स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सी, ब्रेडिकाइनिन भी है इसमें और सेरोटोनिन भी है। तो यहाँ पर हिस्टामीन स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन है। सही। ये सब्सटेंसेस एलर्जी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। अब आपको जब एलर्जी होती है तो हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन ये सारे प्रोड्यूस होते हैं। अब ये सारे प्रोड्यूस होकर करते क्या है? हिस्टामीन के अपने रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में, हमारी सांस की नाली में, हमारी GIT में, और इसके अलावा भी हमारी बॉडी में मौजूद है। तो ये तमाम उन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपको एलर्जी होती है आपका नाक बहता है, बहुत से लोगों को जो होता है सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा GIT सेक्रीशंस भी बढ़ जाती हैं, ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं, वहाँ पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हिस्टामीन में सिर्फ एलर्जी, जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो सिर्फ ज़ुकाम नहीं होता, बाज़ औक़ात आप किसी ड्रग को भी एलर्जी होते हो तो उसमें ये इफ़ेक्ट बहुत सीवियर होते हैं। ठीक है, तो आप सांस लेने में तकलीफ़, ब्लड प्रेशर का गिरना, और जिसे कहते हैं हार्ट के मसले होना, स्किन के मसले होना, ये तमाम चीज़ें इन्हीं सब्सटेंसेस से होती हैं। फिर है प्रोटीएज एंड माइलो पेरोक्सीडेज डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये सब्सटेंस जो है प्रोटीएज, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंसेस करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स करता है। मोनोसाइट की बात करते हैं तो मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़े हैं अमंग द ल्यूकोसाइट्स। लाइक न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट आल्सो आर मोटाइल एंड फेकोसाइटिक इन नेचर। बड़े बड़े हैं, इधर उधर घूमने की भी सलाहियत रखते हैं और फेकोसाइटिक भी है, बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं। These cells wander freely through all the tissues of the body. The first line of defense, इसलिए तो ही इसी को कहते हैं। और हमारे मोनोसाइट सिक्रीट क्या करते हैं? सिक्रीशन में है इसके इंटरल्यूकिन 1। मैंने कहा था इंटरल्यूकिन्स क्या है, ये प्रोटीन इन नेचर सब्सटेंसेस हैं और इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं। दूसरे हैं कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स एक्टिवेट कर देते हैं और फिर वो कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं इंपॉर्टेंट रोल है इसका इम्यूनिटी में। फंक्शनलिटी क्या है? द लिम्फोसाइट्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, नेमली T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। T और B लिम्फोसाइट जो हैं 2 किस्म के लिम्फोसाइट है। T लिम्फोसाइट हमारे सेलुलर इम्यूनिटी और B लिम्फोसाइट हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी में काम करते हैं। आगे इम्यूनिटी में मैं इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि B और T लिम्फोसाइट की दोनों की इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। छोटा करने की मैंने कोशिश की, इससे पहले के लेक्चर हमारे बड़े बड़े हो रहे थे और आप लोग इंटरेस्ट लूज कर रहे थे।
तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चन की दीजिए। इससे पहले मैंने महसूस किया कि आप लोग को मेरी आवाज़ सही से नहीं पहुंच रही या सही साफ आवाज़ नहीं जा रही, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आवाज़ बेहतर हो, और अगर कोई कंप्लेंट हो तो ज़रूर बताइएगा।